नताशा और शुभम की शादी को 6 साल हो चुके थे। लंबे समय तक इलाज और प्रयासों के बाद 6 साल बाद नताशा गर्भवती हुई। वह 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि गर्भ में बच्चा कमजोर है, जिससे डिलीवरी के दौरान कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ये सुनकर नताशा चिंतित हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती कि इतने सालों बाद मिली ये खुशी उससे छीन न जाए। पूजा करके वह खुद को हिम्मत दिलाती, फिर भी उसके दिल में एक अनजाना डर समाया रहता। दिसंबर की सर्दियों में शुभम की बड़ी बहन काव्या अचानक अपने मायके आ गई। उस समय नताशा पहले से ही शारीरिक तकलीफों से जूझ रही थी। उसने सोचा शायद दीदी मेरी मदद करेंगी, लेकिन काव्या ने न तो घर के कामों में हाथ बटाया, न ही नताशा की कोई सहायता की। डॉक्टर ने नताशा को ज्यादा काम करने से सख्त मना किया था, फिर भी वो घर के सारे काम उसी के जिम्मे थे। खाना बनाना, सफाई करना और बाकी सारी जिम्मेदारियां। जब भी उसकी सास सुनीता देवी काव्या से मदद करने के लिए कहती, तो काव्या बस यही कहती, माँ मैं भी अपने ससुराल में अकेले ही सब काम करती हूँ, भाभी को भी इसकी आदत डालनी चाहिए। काव्या को लगता था कि नताशा को इस हालत में भी अकेले ही घर संभालना चाहिए, भले ही उसकी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो। नताशा अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन गर्भ अवस्था की थकान अब उसके शरीर को कमजोर कर रही थी। उसने हमेशा परिवार की सेवा की थी, चाहे हालात जैसे भी हो रहे हो। जब उसकी छोटी ननद पल्लवी 4 महीने की गर्भवती थी, तब भी नताशा ने अकेले ही उसकी डिलीवरी तक की हर तरह से उसकी सेवा की और दिन रात उसके साथ रही। मगर आज जब वो खुद सहारे की जरूरत थी, तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। थक हार कर उसने अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। एक सुबह नताशा को नींबू का अचार खाने का मन हुआ। जब वो किचन में गई तो देखा कि वहाँ सिर्फ आम का अचार रखा था। उसका मन नहीं भरा, इसीलिए उसने अपने पति शुभम को फोन किया और कहा, घर आते समय नींबू का अचार लेते आइएगा, मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है। शाम को जब शुभम घर आया तो वह नताशा के लिए एक डिब्बा नींबू का अचार ले आया। वह उसे देने ही जा रहा था कि तभी उसकी ननद काव्या तंज कसते हुए बोली, देखो माँ, भैया अपनी बीवी के लिए क्या लाए हैं, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। यह सुनकर सुनीता देवी ने कहा, बहू अगर तुम्हें खट्टा खाने का मन था तो किचन में आम का अचार रखा है, वही खा लो। इस डिब्बे को वैसे ही रख दो, जब कोई मेहमान आएगा तब इसे खोलना। नताशा ने ये सुना तो चुपचाप अचार का डिब्बा किचन में रख दिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। जब नताशा का 8वां महीना आया तो एक दिन वो बाथरूम में थी, तभी बाहर से काव्या ने आवाज दी, अरे भाभी इतनी देर क्यों लगा रही हो, जल्दी बाहर निकलो, हमें भी नहाना है। नताशा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दीदी कपड़े धुल रही हूँ, कुछ देर और रुक जाइए। ये सुनते ही काव्या तंज कसते हुए बोली, तो भाभी एक कपड़ा धोने में 4 घंटे लगते हैं क्या? इतने में सुनीता देवी भी आ गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, नताशा ये तुम्हारे ससुर सचिन जी के कपड़े हैं, इन्हें भी धुल देना, और हाँ जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। नताशा ने पहले से ही घर के बहुत सारे कपड़े धोने के लिए भिगोए थे। ये सुनकर वह दर्द से कहरा उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो न जाए। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे सारे कपड़े धोकर जब वो उठने लगी तो उसका बायां पैर सुन्न पड़ गया था। वह नल पकड़कर किसी तरह खड़ी हुई, लेकिन दर्द असहनीय था। आंखों में आंसू लिए वह किसी तरह बालकनी तक पहुंची और कपड़े टांगने लगी। तभी घर के बगल में रहने वाली रूबी आंटी ने उसे देख लिया और घबराकर बोली, अरे नताशा बेटा, इतनी ठंड में और इस हालत में इतना काम क्यों कर रही हो? अपने पति शुभम को बुलाओ, मैं उसे डांट लगाती हूँ। भला इस अवस्था में कोई इतना काम करवाता है क्या? रूबी आंटी की बात सुनकर नताशा हल्का सा मुस्कुराई और सच को छुपाते हुए बोली, अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग घर का काम कर रहे हैं। मैं नहाने आई तो देखा बाथरूम में कपड़े थे, तो सोचा कि साथ में ही इसे भी धुल देती हूँ। ये सुनकर रूबी आंटी ने प्यार से कहा, बेटा तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले, इस हालत में भी तुम इतना काम कर रही हो, जबकि आजकल की बहुएं तो इस अवस्था में अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। रूबी आंटी की सहानुभूति भरी बातें सुनीता देवी ने भी सुन ली। उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहू के साथ अन्याय हो रहा है। इधर काव्या यह सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को जब सब सो चुके थे, नताशा का सिर भारी महसूस हो रहा था। उसने अपने पति शुभम से कहा, चलो थोड़ा छत पर टहल लेते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। लेकिन शुभम नींद में ही बोला, तुम अकेले चली जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर नताशा अकेले ही छत पर चली गई। वह बालकनी में खड़ी होकर चांद की ओर देख रही थी। उसके मन में तरह
तरह के विचार आ रहे थे। उसने खुद से कहा, कम से कम किसी ने मेरी तकलीफ को महसूस किया। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमे से बोली, तू लड़का है या लड़की मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी है तू मेरी जान है। तभी अचानक नीचे से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम समझ नहीं रही हो काव्या, हमें जल्दी करनी होगी वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर नताशा ठिठक गई। वह सोचने लगी कि यह आवाज काव्या के पति अनिल की है। फिर काव्या धीरे से बोली, लेकिन मुझे लगता है भैया को हम पर शक हो गया है। अनिल सख्त आवाज में बोला, हमें कुछ नहीं पता, हमें पेपर्स चाहिए तो चाहिए। नताशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, ये लोग किस पेपर्स की बात कर रहे हैं। वह दरवाजे के पीछे चुपचाप सुनने की कोशिश कर रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर गई। जब वह घबराकर पीछे मुड़ी तो उसकी आंखें डर से फैल गई। उसके सामने सुनीता देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में न जाने क्या था, शायद गुस्सा, शक या फिर कोई छुपा हुआ राज। उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, नताशा, जो तुमने सुना है वो यही खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये बात किसी को बताई तो अंजाम तुम्हारे होने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अब सोच लो किसी को बताना है या नहीं। ये सुनकर नताशा के रोंगटे खड़े हो गए। ये सोचने लगी, क्या उसकी सास भी इस साजिश का हिस्सा थी। अगली सुबह नताशा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी अलमारी खुली हुई थी। उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा। घबराकर उसने जल्दी से अलमारी के अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि अलमारी से कुछ जरूरी दस्तावेज गायब थे। अब सवाल यह था, क्या नताशा इस साजिश का शिकार होने वाली थी या फिर यह सच्चाई सामने लाकर सबको चौंका देगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का अगला भाग कल दोपहर 1 बजे अपलोड होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।